नमस्कार, पावर फाइल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं राजवीर हूं और आज हमारे साथ पावर फाइल्स के इस खास प्रोग्राम में आईएएस डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी हैं, जो उच्च शिक्षा में विशेष सचिव हैं। इसके साथ ही साथ इनका जो रिकॉर्ड रहा है, जॉब का रिकॉर्ड रहा है, नौकरी का जो रिकॉर्ड रहा है, वो बहुत बेहतरीन रहा है। इनसे हम चर्चा करेंगे इनके व्यक्तिगत पहलुओं के बारे में, साथ ही साथ इनकी प्रवृत्ति जो है वो काफ़ी आध्यात्मिक है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश सर, चूंकि आप जहां से आते हैं, जो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आप जहां से आते हैं, मूल निवास जो आपका है वो जौनपुर जिला है। और जौनपुर जिले को ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी के लिए जौनपुर प्रतापगढ़ दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन जौनपुर बेसिकली जौनपुर को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में यूपीएससी की फैक्ट्री है एक तरह से। तो आप जौनपुर में कहाँ के रहने वाले हैं और कब आपके मन में ख्याल आया कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और आपको एक आईएएस अधिकारी बनना है? जौनपुर में मैं रहने वाला हूँ। वहाँ एक तहसील है मड़िया हूँ जी। वहाँ का एक गांव है रामपुर नद्दी, या नद्दी रामपुर कहते हैं, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और परवरिश शिक्षा सारी की सारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से है। मेरा कहने का ये भी मतलब होता है कि क्लास 1 से लेके पीएचडी तक मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही किया है। बीएचयू से क्लास 1 से क्लास 1 मतलब केंद्रीय विद्यालय में रहा। जी जी जी। और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में ग्रेजुएट हूँ। फिर एमएससी मैंने किया जेनेटिक्स में, और पीएचडी हूँ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी जिसे आप कहते हैं, उससे मैं जेनेटिक्स में पीएचडी हूँ। तो जनरली जौनपुर चूँकि बौद्धिक लोगों का एक तरह से इलाका है और वहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, ये बात आपकी एकदम सही है। ऐसे ऐसे गांव भी हैं उस इलाके में जहाँ पे हर घर में कोई न कोई आईएएस या पीसीएस या किसी बड़ी जॉब्स में है। माधोचट्टी शायद उस गांव का नाम है, जहाँ तक। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे ही आसपास छोटे छोटे गांव हैं। चूँकि एक गांव बहुत बड़ा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, छोटे गाँव की चर्चा उतनी आती नहीं है। पर मेरी एजुकेशन वहाँ से, और वहाँ का जो एम होता है जनरली बनारस में पढ़ने वालों का जी, वो ये होता है कि वो या तो वैज्ञानिक बनने की कोशिश करते हैं, या विदेश जाने की कोशिश करते हैं, या लेक्चर प्रोफेसर बनने की कोशिश करते हैं। तो एम मेरा ये भी यही था। मैंने कभी भी सोचा नहीं कि मैं क्या बनूंगा, क्योंकि पिताजी हमारे टीचर थे, गेम्स टीचर थे। तो हम लोगों का व्यू बहुत लंबा नहीं हुआ करता था। लेकिन हमारा एक साथी है जो इसी यूपी कैडर में ही है। एक बार जब वो प्रीलिम सेलेक्ट हुआ जी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये प्रीलिम सेलेक्ट हो गया तो अब ये कलेक्टर हो जाएगा। तो उस चक्कर में, उस साथ निभाने के चक्कर में हम लोगों ने पढ़ाई फिर शुरू की अलग एक साथ तैयारी शुरू की। हाँ, एक साथ तो नहीं, क्योंकि वो पहले प्रीलिम हो चुके थे तो उनकी पढ़ाई के तरीका दूसरा था। लेकिन उनका नोट्स वगैरह उठा लाते थे हम लोग, और ऐसे भी पढ़ाई शुरू की कि ठीक है, हम भी अगर ये बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो वहाँ से हमने शुरू किया पढ़ाई। पीएचडी में कर रहा था उसमें। फिर बिहार में मेरी जॉब लगी, फिर तब भी पढ़ाई करता रहा। और पहले मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से मैं आईएएस में आया। अच्छा सर, जिस दोस्त की आप चर्चा कर रहे हैं, तो उनका क्या हुआ? वो मतलब अभी हैं? हाँ, वो यहाँ के बड़े सीनियर, बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं। मैंने सुना है शायद डॉक्टर मनोज सिंह साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एपीसी। हाँ। तो मतलब उनको देख के आपने तैयारी शुरू की? मिलने जुलने वाले थे पहले से ही आपके? हमारे साथ हमारे जूनियर ही थे। तो मतलब आप नोट्स सुन के हम लोग उठा ले आते थे। कई लोग तैयारी करते थे, नोट्स उठा ले आते थे। तो उनका सिलेक्शन सर कब हुआ आपका? तो आप 94 में आए? हाँ, हम तो पीसीएस में आए, वो आईएएस में आए। जी जी जी। एक साल बाद हमारे वो सेलेक्ट हुआ। अच्छा सर, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा? जैसे आपने बताया कि पिताजी रामचरितमानस वगैरह का, और पिताजी स्वयं रामचरितमानस के अच्छे प्रवक्ता थे। वो प्रवचन कभी कभी किया करते थे, शौकिया वो। तो इन सब चीज़ों के बीच में चूँकि हम लोग पले बढ़े हैं, तो वो चीज़ें अभी भी दिमाग में याद रही हैं। हमारे दादा बहुत बड़े वेदाचार्य थे। तो जो वो बोलते थे वो छोटे बात जैसे बालक के मन में बैठता चला जाता था। तो वो सब चीज़ें बेस बनाती चली गई। और साइंस तो छूट गया, जब मैं इस जॉब में आ गया तो साइंस वहाँ पे छूट गया एक तरीके से। हालांकि जेनेटिक्स बड़ा पॉश विषय माना जाता है और बहुत कम लोग इस फील्ड में जा पाते हैं। तो उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन हुआ, और फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन में हमने दुनिया की हालत देखी, जो हमारे जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा हूँ मैं,
तो वो धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब ऐसा कैसे हो सकता है कोई प्रश्न उठता है तो वो ईश्वर की तरफ जाता है कि ईश्वर ने ही ऐसा तो शायद किया यही होगा। हमें लगता है सर, यही सोच रही कि जब आप पीलीभीत के कलेक्टर रहे तो गोमती का जहाँ उद्गम होता है वहाँ आपने ऐसा कुछ काम किया कि लोग आज भी वहाँ के याद करते हैं। वो क्या प्रोजेक्ट था? चूंकि गोमती सफाई अभियान तो सरकार भी बड़े दावे करती है, लेकिन आपके काम की, पीलीभीत में जो आपका काम है उसकी चर्चा सरकार में भी बहुत रही। मैं एक्चुअली जिस दिन पीलीभीत ज्वाइन किया तो वहाँ पे तहसील दिवस था, वहाँ मैं गया तो कुछ लोगों ने गोमती का ऐसे छोटा छोटा सफाई का जो प्रोग्राम होता है रखा हुआ था। तो एक सज्जन आए भीड़ में से उठ के, सीधे साधे मुझे लग रहे थे कैसा हम लोग गोमती में सफाई रखे हैं, आप चलें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो गोमती पीलीभीत से निकली हुई है ये बात भी मुझे उस दिन तक नहीं पता थी, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि ट्रेन जो चलती है गोमती वो लखनऊ से चलती है। तो हमने कहा गोमती यहाँ कहाँ से निकलेगी, यहाँ तो न पहाड़ है न कुछ है, कहने सब यहीं से निकली है। तो देन आई वेंट टू गोमती, तो मैंने उसको स्टडी वहाँ पे किया। तो वहाँ के पोरों से जल निकलता है और वो पूरे इलाके में यही है, गोमती के चारों तरफ जो नदियाँ हैं उनके पोर से जल निकलता है और वही सोर्स ऑफ वाटर है गोमती का। और काफ़ी ख़राब स्थिति में थी गोमती। तो वहाँ एक छोटी सी मीटिंग हुई तो मैंने उनको एक शेर सुनाया जो मुझे लखनऊ से याद आ गया, क्योंकि लखनऊ में गोमती काम हुआ करता था कि हमारे गांव में छप्पर सभी मिलके उठाते हैं, तुम्हारे शहर में अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता। तो ये जब शेर मैंने वहाँ पे सुनाया तो बड़े लोग प्रभावित हुए इससे कि हाँ ठीक है, कितनी बड़ी बात कही, ये गोमती में, लखनऊ में हल्ला खाली होता, हम यहाँ काम करके दिखाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट को दिमाग में लेके चले और एक हमने वहाँ ये नारा दिया कि आप एक दूसरे को प्रणाम करना छोड़ दीजिए, सब लोग जय गोमती करके एक दूसरे को बुलाएंगे। जैसे हम लोग अभिवादन जय गोमती हमने नारा दिया, ऐसे ही जस्ट एक दिमाग में बैठे बैठे, चूँकि मुझे लास्ट में बोलना था तो ये दिमाग में आया, वो मैंने वहाँ बोल दिया। और वहाँ से फिर जय गोमती करके लोग प्रणाम करना शुरू किए एक दूसरे को। और आप विश्वास नहीं करोगे, इतने सालों बाद भी आज वहाँ लोग जय गोमती कहते हैं। करीब 45-46 गाँव है जो प्रणाम नहीं करता है एक दूसरे जय गोमती से। तो गोमती उनके दिमाग में बढ़ती चली गई। फिर मैंने एक नारा दिया एक दिन कि हम लोग गोमती की सफाई का जन अभियान शुरू करते हैं। बजट में कुछ था नहीं ऐसा गोमती के बारे में। तो हमने करीब 45 गाँव में के लोगों को ये संदेश भेजा कि आप जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, आप आइए। अब वो वहाँ स्थिति ये हो गई उस दिन की, मुझे याद हो आता है कि फरसे जितने होते हैं सारे बिक गए, आसपास के जिलों के फरसे बिक गए। लोग जा के ले आए कि हम भी करेंगे सफाई। तो फरसे बिक गए, फिर कोई फावड़ा लाए, कोई कुछ भी लाए। जैसे एक तरह से आपने जन आंदोलन है, मैंने अपनी धर्मपत्नी से शुरू कराया उसको, क्योंकि नारियों में शक्ति होती है, उनका उससे हो जाए। तो पूरी 45 किलोमीटर जो है वहाँ पे नदी गोमती की थी, उसको मैंने साइंटिफिक तरीके से देखा सैटेलाइट से। यहीं सिस्मोलॉजी के डिपार्टमेंट है, उसने देखा कि एक लकीर जैसी गोमती दिख रही है नीचे। उसमें ज़मीन आइडेंटिफाई की, जितने पोखलेन वाले थे वहाँ पे, जितने ठेकेदार थे, सबकी मीटिंग बुलाई कि आप अगला जो भी काम करोगे उसमें इतना % गोमती में करोगे। तो उनको सबसे 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर अलॉट कर दिया। तो वो और मनरेगा और ये सब मिलके 45 किलोमीटर की नदी तैयार हो गई। अब पानी नहीं, पानी कहाँ से आए? फिर मैंने शारदा नदी से, शारदा की एक नहर थी, वहाँ से एक करीब 1.5 किलोमीटर की आउट ऑफ वे जाके एक वो खुदवा दिया, नहर टाइप की छोटी सी खुदवा दी। तो उससे तीनों जो हमारे वहाँ पे तालाब थे, ताल बोलते हैं उसको, उसका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रखवा दिया। तो इस तरह करके लोगों की भावनाओं को मैंने गोमती से जोड़ना शुरू किया। वहाँ पे लोग शादी करके आने लगे। वहाँ डेड बॉडियाँ तो खैर आती ही थी, लेकिन शादी करके लोग वहाँ दर्शन करना शुरू कर दिए। मंच बनवा दिया, राम कथा शुरू हो गई। और ये सब पब्लिक के पैसे से हुआ, एक पैसा सरकार का नहीं लगा था, अदर देन मनरेगा, जो गांव के लोग कुछ काम करा रहे। और धीरे धीरे उसमें टूरिज्म डेवलप करा दिया मैंने। चूका जो जाता था उसकी एक गाड़ी वहाँ भी जाती थी, रोडवेज से बात करके बसेस शुरू करा दी। तो धीरे धीरे 8-9 महीने में ही वो एक पिकनिक स्पॉट की तरह डेवलप होने लगा। तो
सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मेरे दिमाग में भी आया कि क्या कभी आपको ऐसा प्रेशराइज हुआ नौकरी के दौरान, चूंकि आप स्टेट अफसर रहे, प्रमोट होके आईएएस बने, तो फील्ड वर्क आपका ज़्यादा रहा, तो क्या कभी आपने ऐसा प्रेशर नोटिस किया कि भाई बहुत दबाव है और ये काम गलत है और फिर भी करना पड़ रहा है? नहीं, कभी प्रेशर हमने उसको कोई मान्यता दी नहीं, इसीलिए मेरे 34-35 ट्रांसफ़र हैं, तो मैं प्रेशर में कभी नहीं आया। या तो जो मेरी आत्मा कहती है वो सही है, या जो किताब में लिखा है वो सही है। नहीं, जैसे आपने बताया कि भाई प्रेशर 34-35 ट्रांसफ़र का मतलब कि प्रेशर तो आया, आपने किया नहीं, लेकिन ना सीधे मना कर दिया? कभी माना नहीं। अच्छा सर, चूंकि लंबा कार्यकाल आपका है, 94 में आप स्टेट ऑफिसर्स में आ गए थे, पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था आपका, तो क्या कभी कोई घटना या वाकया ऐसा याद है कि आपको लगा हो कि आपने, तमाम ऐसे डिसीजंस होते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई हमें ये करना चाहिए, आपने वो कर दिया, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा मेरे पास गलत इनपुट था, फिर उसको आपने सही किया हो? कोई ऐसी घटना वाकया? हाँ, एक घटना बड़ी विचित्र घटी थी और बहुत पहले मऊ की घटना थी। तो एक मुस्लिम महिला थी, उसका पति बॉम्बे रहता था, बॉम्बे में ही उसकी डेथ हो गई। तो उसके परिजनों ने क्या किया कि उसके फर्जी तमाम कागजात बना के, नोटरी और वसीयत वगैरह बॉम्बे से ही वो बना के मेरे कोर्ट में केस फाइल हुआ। तो कोर्ट में वो महिला कमज़ोर थी, उतना पैरवी नहीं कर पाई, उसका वकील कमज़ोर था, तो वो हार गए मुकदमा हमारे यहाँ से, और क्योंकि पेपर सारे थे फिर वो हारने के बाद 2 दिन बाद आई मेरे पास और उसने कहा कि सर आपने हरा तो दिया मुझे, पर आपने गलत किया है, ये ऐसा है नहीं, मेरे पति मेरे कभी इस तरह की ज़मीन दूसरों को लिख नहीं सकते, मैं उनको अच्छी तरह जानती ही, मैं भी बॉम्बे थी उनके साथ कुछ दिन तक, और ये सब कागज़ फर्जी है, मेरे पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब उसने अपनी भाषा में, टिपिकल भाषा में कहा। तो मुझे लगा कि यार ये औरत अगर ये कह रही है तो कुछ तो सही गड़बड़ है। मैंने चेक कराया, पर मुझे उसके खिलाफ सबूत मिले नहीं। बाद में मैंने बॉम्बे तक चेक कराया, जब जजमेंट देने के बाद, तो पता चला उसमें एक कागज़ फर्जी है, वो मरने के बाद का बना था गलती से। अब ऑर्डर चूँकि मेरा हो चुका था, टाइम निकल गया था, तो मैं ऑर्डर लेके गया कमिश्नर के यहाँ। अपीलेट अथॉरिटी हमारी कमिश्नर होती है, झा साहब कमिश्नर थे, तो मैंने उनसे बताया कि सर ये ऑर्डर गलत मुझसे हो गया। खुले मन से आपने एक्सेप्ट किया ये कि? तो कोई दिक्कत नहीं थी, पेपर पे सही था, पर व्यावहारिक रूप से वो गलत था, क्योंकि गलत पेपर लगे हुए थे। तो झा साहब ने मुझसे कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर तुमने किया है। हमने कहा था अपील पर फाइल करवाता हूँ, आप इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर दीजिए। तो उस महिला को बुला के उसकी तरफ से मैंने वकील खड़ा के अपील फाइल करा के ऑर्डर को, अपने ही ऑर्डर को क्वेश कराया, और क्वेश करा के जाके मैंने लाठी डाल के उसको फिर कब्जा दिलाया। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी होता है, क्योंकि जनरली हम लोग सुन के ऑर्डर करते हैं, लेकिन उसका वकील चूंकि कमजोर था। लेकिन ये बड़ी बात है कि मतलब आपने जब चीज़ों को समझा, आपको लगा कि नहीं ये इसमें गलत है, फिर एक तरह से आपने जाके उसकी न्याय की लड़ाई लड़ी, आगे बढ़ाया, और मैं खुद ही लड़ा उसकी, मतलब मैंने अपने खिलाफ ऑर्डर करवाया। अच्छा सर, चूंकि प्राइमरी एजुकेशन से लेके पूरी तैयारी तक आपने वाराणसी से की है, काशी से की है, तो तब की काशी में और अब की काशी में कितना डिफरेंस पाते हैं? खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जो इनके एरा में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला? देखिए, मूल काशी जो है वो तो परिवर्तित नहीं है। जो काशी वासी है, जो काशी की सोच है, जिस तरीके से बनारस के लोग रहते हैं, वो तो ओरिजिनल है, खाटी है, वो कोई बदल नहीं सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बदल गया है, लोगों की सोच थोड़ा सा ये इसलिए बदली है कि अब वो भी पेटीएम वगैरह यूज़ करने लगे हैं। अदरवाइज ओरिजिनल काशी में तो परिवर्तन बहुत मुश्किल है, वो तो ओरिजिनल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बदला है, पॉलिटिक्स वहाँ की जरूर बदली है, और अदरवाइज तो वहाँ पान की दुकान पर भी इंटरनेशनल लेवल की चर्चा आज भी होती है। तो मूल काशी नहीं बदलती है। पान की दुकान पर चर्चा जो है अब अमेरिकन पॉलिटिक्स से लेके लोकल गांव की पॉलिटिक्स, थाने की पॉलिटिक्स तक, और 11 लोग हैं जो शाम को इकट्ठा होते हैं और उसको वहाँ
पढ़ाई के दौरान ये सब लिया आपने था। भी किया? हाँ? पढ़ाई के दौरान ये सब आपने भी किया? पढ़ाई के दौरान मैं थोड़ा वक्ता टाइप सोचता ज़्यादा था, वक्ता नहीं था, क्योंकि मैं शुरू में पॉलिटिक्स में था नहीं। बाद में तो मैंने वहाँ इलेक्शन भी लड़ा था, जीता भी था। बीएचयू का? बीएचयू में 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, एक सिटी का इलेक्शन होता है, एक पूरे बीएचयू का होता स्टूडेंट यूनियन का। है। तो सिटी के स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन में जीता भी था। तो वहाँ की चर्चा तो हम लोग जैसे कम दिमाग वालों के लिए पाले, वो बहुत ऊँची चर्चा करते हैं। तो आप इमेजिन नहीं करोगे कि इसको अड़ी शब्द कहा जाता है वहाँ पे। अड़ी, बनारस की अड़ी या कोई अलग अलग नाम है। पप्पू की अड़ी, हाँ, चाय हाँ, की जो दुकान है उसको हम लोग वो तो आज भी नहीं बदला है। ये अलग बात है कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं, ये अलग बात है कि लोग थोड़ा बहुत लाल बत्ती पे रुकने लगे हैं। नहीं तो बनारस तो, लेकिन बनारसी आज भी है। अच्छा सर, चूंकि रामचरितमानस का आपने जिक्र किया और मैंने देखा कि भगवान श्री राम के प्रति आपका लगाव भी बहुत अधिक है। अयोध्या को लेकर जो अभी वर्तमान में जो चाहे राम मंदिर का निर्माण हुआ हो या जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लेकर आपकी क्या सोच है कि कितना बड़ा काम हुआ है? बहुत बड़ा काम हुआ है और इसके पीछे सबकी भावनाएं भी थी, कोर्ट भी इत्तेफाक से साथ में थी। और अच्छा ये हुआ कि उसके बाद कोई रिपरकशन नहीं हुआ, वो देश के लिए भी अच्छा है। अदरवाइज अयोध्या का जो काम हुआ है और जो अभी भी हो रहा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए अभूतपूर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बढ़िया काम है। अयोध्या आप जाते हैं दर्शन के लिए? हाँ, मैं 2-3 बार जा चुका हूँ। तो मेरा उद्देश्य दर्शन में तो चूँकि राम कथा वगैरह कहने चला जाता हूँ, कभी सम्मेलनों में चला जाता हूँ। अयोध्या में चूँकि लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं तो 2-3 बार गया हूँ। और अच्छा सर, राम कथा कहते हैं आप? हाँ, राम कथा में कहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल है भी शायद राम कथा आपकी कहीं? हाँ, अभी अयोध्या में 2 हुई थी। मेरी ज़्यादा दिन चूँकि छुट्टी नहीं मिल पाती इतनी, और मैं ऑफिस टाइम से छुट्टी पर ही कहता हूँ। तो अयोध्या में 2 दिवसीय थी और ऐसे कहता जब मिलता रहता है कहता रहता हूँ मैं। लेकिन सर, इस पे कभी आपके संगी साथियों ने नहीं सवाल किया कि भाई आप सर्विस में हैं और आप सोशल वर्क इस तरह से करते हैं, चूँकि जो सर्विस रूल्स है उस ये मतलब अगेंस्ट तो नहीं है सर्विस रूल के? साहित्य अगेंस्ट नहीं है, धर्म अगेंस्ट नहीं है सर्विस रूल के। आप जब किसी भी सर्विस रूल में किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ करते हैं या आपके कार्यशैली में कोई नॉन सेकुलर चीज़ आती है तो है ना। अपना धर्म तो सबका, राइट ऑफ रिलीजन तो है ही है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि नौकरी के दौरान कभी कोई आपको ऐसा काम हुआ हो जो रियलाइजेशन, जैसे मैंने अभी आपने बताया कि इस तरह का रियलाइजेशन हुआ हो, फिर चीज़ें फिर पलटी हों, जैसे आपने बताया एक घटना आपने बताई, और भी कोई ऐसी घटना है क्या? हाँ, एक घटना एज ए कलेक्टर थी, बड़ी हास्यास्पद घटना है। मैं जिस दिन डीएम बन के गया था तो मैं ऐसे ही टहल रहा था 2-3 दिन बाद मार्केट में। तो मेरा मित्र भी साथ में था, वो एक्साइज डिपार्टमेंट का। तो उससे चर्चा होने लगी। हमने कहा बहुत बढ़िया है, अब तो शराब की दुकानें 12 बजे के बाद खुलती हैं, अब तो सुबह से खुलती नहीं है। तो उसने कहा कहाँ साहब, बेकार की बात करते हो आप, अभी 8 बजे मिल जाएगी शराब, सुबह 8 बजे? हाँ। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, जब 12 बजे टाइम है तो 8 बजे कैसे मिल जाएगी? तो उसने कहा बिल्कुल मिल जाएगी। तो मैं उसके साथ एक रिक्शे पे बैठ के गया और हमारे उसमें शर्त लगी कि तुम 8 बजे मुझे शराब खरीदवा दो। तो उसने रिक्शे वाले से कहा, जिसकी स्टाइल थी उसकी कहने की, तो रिक्शे वाला एक शराब की दुकान पे ले गया और उसमें पीछे से शराब बिक रही थी। तो उसने 10 रुपये महंगी शराब जो है दी। 35 रुपये की शराब थी, मुझे याद है। 45 रुपये की शराब उसने दी मुझे। मैं रिक्शे पे बैठा रहा, वो जाके ले आया कि साहब 45 की 10 रुपये महंगी दे रहा है। अच्छा, आपकी नई ज्वाइनिंग रही होगी, किसी को तो पता था नहीं? कोई पता नहीं था कि मैं डीएम हूँ। तो मुझे ये लगा कि हमने उससे पूछा कि तुमको कैसे पता है व्यक्ति कैसा, रोज़ खरीदता हूँ। तो हमने कहा रोज़ भी ऐसी महंगी देता है? कहा था वैसे ही देता है, 10 रुपये महंगी ही देता है हमको। तो हमने कहा ये तो बड़ी गलत बात है। एक तो गलत बात है कि गलत टाइम मिल रही है, और दूसरी ज़्यादा गलत है कि 10 रुपये महंगी दे रही। उस रिक्शे वाले ने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात की। उसने कहा साहब आप लोग बैठते हो जब हमारे रिक्शे पे, तो हम अगर 10 रुपये मांगते हैं तो आप 8 रुपये में मोल भाव करते हो हमसे, और ये हम 45 मांगता है तो मुझे 45 देना पड़ता है, नहीं तो मिलेगी नहीं।
तो मुझे तो रिक्शे वाले की बात अच्छी लगी, तो मैं वापस गया। फिर मैंने सेट से कह के उसको दुकान सब उठवा ली उसकी, और थाने में उसको पता ही नहीं था कि किसे वो दे रहा है। तो ये बात मीडिया को नहीं पता थी, लेकिन जब चूंकि बड़ा हमेशा शराब वाला बड़ा आदमी होता है इलाके का, तो उसको पता चला कि कोई आदमी गया, उसने शिकायत कर दी और सारी उठ के चली आई। तो थाने पर उसे बताया गया कि डीएम साहब का फ़ोन आया था। तो एक पत्रकार मुझसे ऐसे पूछा कि सर आप गए थे क्या शराब खरीदने सुबह सुबह? मैंने मुँह से निकल गया हाँ गया तो था, मुझे लगा इसे कुछ नहीं पता होगा। क्या था, वो बैठे हैं सबके सब थाने पे और कह रहे हैं डीएम साहब ही बंद कराए हैं। उसने अगले दिन बॉक्स आइटम निकाल दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है ये। खैर दुकान तो उसकी मैंने सस्पेंड करो के भेज दी करने के लिए। और उसके बाद फिर इस बात की चर्चा बहुत हुई कि साहब 45 की शराब 35 में बिक रही थी और सुबह बिक रही थी, तो डीएम साहब ने उठा के बंद करवा दिया सबको। नहीं सर, मुझे लगता है कि नौकरशाहों को ऐसा होना भी चाहिए कि भाई जिस तरह से आप गए, किसी को अंदाजा नहीं था, शायद आप अगर आप ऑफिस रहते या किसी से पूछते तो ये बातें सामने निकल के ना आ पाती। हाँ नहीं आती हमारे सामने, चूँकि चोरी से बिकती है तो हम लोग तो कभी दुकानों पे इस तरह जल्दी जाते नहीं, हमारे पास इतने घर। लेकिन उसका मज़ा तब आया कि जब 3-4 दिन बाद शाम को मेरे पास फ़ोन आता है 7 बजे, तो एक मुझसे फ़ोन करता है, कहता है कि डीएम बोल रहे हो क्या? तो हमने कहा हाँ बोल रहा हूँ। उसने कहा नहीं डीएम ही हो ना अखिलेश मिश्रा? तो हमने कहा हाँ। अर्दली तो नहीं हो? तो हमने कहा नहीं, इत्तेफाक से मैंने फ़ोन उठा लिया था कि हमको पता नहीं कौन है भाई, सीयूजी नंबर रहा होगा। हाँ, तो उसने कहा कि अर्दली तो नहीं, मैं अर्दली से बात नहीं करता। तो हमने कहा भाई डीएम ही बोल रहे हैं बताओ। तो उसने कहा साहब ये फलाने दुकान पे फलाने चौराहे पे ये हमको 45 रुपये में दे रहा था, और आप तो 35 में, आपको 45 में दिया था, तो आप उसको बंद करा दिए थे। हमको भी दे रहा है, ये हमको भी दे रहा है, इसको बंद करा दीजिए। तो हमने कहा तुम जगहों को बताओ, हम तुमको सस्ते में दिलवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। गलत बेच रहा है उसको बता दो गलत बेच रहा हो, डीएम साहब लाइन पे है। तो उसने मुझसे कहा अरे डीएम साहब लाइन पे है हमारे, अभी तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। तो उसने खैर 35 में उसको दे दिया। फिर वो कहता साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि जिले में ऐसा कलेक्टर आया है जो देसी पीता है। जितने इसके पहले आए थे सब अंग्रेजी पीते थे। वाह, ये आपकी सरलता थी। ये तो उसकी बात सुन के मुझे बड़ी हंसी आई, और धीरे धीरे ये प्रचार हो गया कि डीएम साहब देसी पीते हैं, और देसी शराब महंगी मिल नहीं सकती शहर में। तो डीएम साहब पीते हैं उसको। हाँ, तो कैसे तो पूरे इलाके में शराब जो है सस्ती हो गई। मेरा उद्देश्य शराब बढ़ावा देना नहीं था, मेरा उद्देश्य था कि 10 रुपये एक्स्ट्रा ले क्यों रहे भाई तुम, इस आदमी गरीब आदमी ही पीता तुम्हारी शराब, सिस्टम तो हम ही बेच रहे हो, तो तुम 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? हम तो तुमसे कोई पैसे लेते नहीं, ना कोई हमारा सिस्टम ले रहा है। तो ये एक बड़ी मज़ेदार घटना घटी। नहीं सर, सच में बड़ी मज़ेदार घटना थी भाई। अगर जनचर्चा होने लगे कि आप इतने सरल और सुलभ थे, जनचर्चा होने लगे कि भाई डीएम साहब शराब पीते हैं, वो भी देसी पीते हैं, पहली बार कोई जिलाधिकारी आया जो देसी शराब पीता है। तो ये आपकी सरलता ही थी कि आप कोई फ़ोन, किसी ने फ़ोन किया, आपने फ़ोन उठा लिया, उसको उस तरह से जवाब दिया। आज के समय में थोड़ा स्थिति वैसी नहीं है। अब अगर जनरली अगर लोग फ़ोन करते हैं जिलाधिकारी के सीयूजी नंबर पे, तो फ़ोन उनका उठता नहीं, अगर उठता है तो उनसे बात होना भी बहुत मुश्किल ही होता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका जो है हमारे कार्यक्रम में आए और तमाम ऐसे आपने अनुभवों को साझा किया। तो ये डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी थे, कितने सहज और सरल हैं ये आपने सुना ही होगा। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ, किसी और आईएएस के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।